स्वागत, नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जब बातें बिल्कुल खुलकर होती हैं, कुछ आपसे छुपाया नहीं जाता, कोई फिल्टर लगाया नहीं जाता है। अब आज जो चर्चा होगी, इससे आप एक थोड़ा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव शायद आप लोग ले पाए आज की बातचीत के बाद। आज हम बात करने जा रहे हैं, इजराइल की बात होगी, हिजबुल्लाह की बात होगी, हमास की बात होगी। आज क्या हो रहा है? पहले हमास, गाजा में हमास को ख़त्म करने के लिए इजराइल ने जंग छेड़ी। जब उससे पहले हमास ने हमला किया था आतंकवादियों ने, और 1300 निर्दोष शहरियों को, निवासियों को इजराइल के मार डाला था। वो युद्ध 1 साल से चल रहा है। अब उसमें हमास कूद पड़ा, माफ़ कीजिएगा, हिजबुल्लाह कूद पड़ा। हिजबुल्लाह है, बगल वाले देश लेबनान में रहता है। वहाँ वो देश, एक लेबनान एक देश है, उस देश के अंदर लेकिन एक अलग छोटा सा देश आप मान लीजिए बना रखा है इस हिजबुल्लाह ने। इसकी अपनी आर्मी है लेबनान से अलग। उसकी ताकत मैं आपको बताऊंगा ये क्यों कूदा इस जंग में, और अब इजराइल इस हमास की तरह हिजबुल्लाह को बर्बाद करने की लड़ाई क्यों लड़ रहा है। और इस सब के बीच जो एक दुनिया को खतरा है वो ये कि ऐसा तो नहीं होगा, कुछ लोग बताते हैं कि सारी मुस्लिम दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाएगी, पश्चिम के देश एक तरफ खड़े हो जाएंगे और दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध में उलझ जाएगी। आज आप देखिए ना, इजराइल तो जंग लड़ ही रहा है, पीछे उसके अमेरिका खड़ा हुआ है, इधर हमास है, अब हिजबुल्लाह है, उनके पीछे ईरान खड़ा हुआ है, और दुनिया भर में आवाजें उठ रही कि इजराइल को रोका जाए। तो इजराइल ने की पंगा क्यों लिया इतना बड़ा? क्यों वो हिजबुल्लाह के पहले उसने वो पेजर वाले धमाके कराए, सैकड़ों धमाके, हजारों धमाके, फिर उनके वॉकी टॉकी फटे, उसमें लोग मरे। अब वो डायरेक्ट बॉम्बिंग कर रहा है लेबनान में, वीडियो जारी करके कह रहा है, हमने कह दिया आपसे कि आपने इलाके, आप शहरी जो लोग हैं, अपने घर छोड़ करके चले जाइए। आपके घरों के अंदर और घरों के नज़दीक हिजबुल्लाह ने मिसाइलें, रॉकेट छिपा रखी हैं। उसने उसकी वीडियो जारी की है, और हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी जान बचानी है, आप छोड़ जाइए, आप खुद जिम्मेदार हैं, हम बम मारेंगे, हम इजराइल को जहां से भी खतरा है उस चीज को खत्म कर देंगे। तो अब ये कहां बढ़ रहा है? इसमें भारत का रोल क्या है? प्रधानमंत्री अभी यूएस के दौरे पर थे, वहां उनकी मुलाकात हुई है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास साहब से। वहां उन्होंने भारत का पुराना फॉर्मूला दोहराया दोबारा। उन्होंने कहा भारत ये कहता है कि आप, यानी कि फिलिस्तीन, वो इजराइल के संप्रभुता को स्वीकार करे, हमास भी स्वीकार करे कि एक 2 नेशन थ्योरी है जिसमें इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा, फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करेगा। फिर आप सीज फायर की बात कीजिए, और उसके बाद आपने जिंदे बंधक बना रखे हैं इजराइल के, उनको छोड़िए और बातचीत की टेबल पे आइए। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से इसको अंडरलाइन किया है। लेकिन क्या ऐसा होगा, और दुनिया क्या वाकई किसी बड़े खतरे की तरफ है? मैं आपको मेहमानों से मिलवा दूं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब। सर, बहुत स्वागत आज के प्रोग्राम में, पहली बार सर आए हैं प्रोग्राम के अंदर, और खूब एक्शन देखा है सर ने। तो कारगिल में चोटियों पर खुद ही बैठे हुए थे सर। नहीं सही, बहुत 40 साल का हमारा है, और लगातार मैं ऑपरेशंस में ही रहा हूँ, और खास करके यूएन के साथ इस इलाके में भी रहा जहाँ की आप बात कर रहे हैं। किस इधर इजराइल के इलाके में? हाँ, मैं यूएन फोर्सेस का एक कमांडर रहा हूँ। अच्छा। तो वो तो था अफ्रीका में, मगर यहाँ पर भी जो इनफिल है, यहाँ पर भी हम लोग आए हैं। खास करके जब आप लेबनान की बात करते हैं तो आप मतलब फर्स्ट हैंड फेमिलियरिटी है आपकी। हाँ, उस पूरे इलाके की पूरी राइट सर। तो आज बहुत जानकारियां मिलेंगी आपसे। प्रदीप सर हमारे साथ है रोज की तरीके से। सर, बहुत स्वागत सर आपका प्रोग्राम में। आज थोड़ा सा सर ज्ञान चाहिए, क्या हिजबुल्लाह है, क्यों इजराइल इसको बर्बाद करना चाहता है, और ये इजराइल को पहले बर्बाद करने की कसम क्यों खा चुका है? वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं। वैभव इंटरनेशनल अफेयर्स के ऐसे ही मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत आपका भी। आपको बस इतना बता रहा हूं, आप #कॉफी पर कुरुक्षेत्र टाइप करके अपने सवाल, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स भेजिए। हम प्रोग्राम में रोज की तरीके से उसको आपके नाम के साथ शरीक करेंगे। सर, अब हिजबुल्लाह कहां से आ गया सर? लड़ाई, अभी लड़ाई चल रही थी हमास और इजराइल की, अब ये नई लड़ाई शुरू हो गई हिजबुल्लाह और इजराइल की, और इजराइल कह रहा है तुमको बर्बाद करेंगे। देखिए सौरभ, इस चीज़ को हम समझेंगे क्यों अभी मिडिल ईस्ट के अंदर में ये हुआ, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जो बात होती है, जिसमें 3H की बात होती है, उसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती भी है, ये यमन के अंदर। हाँ, यहाँ हूती एक्चुअली उसका ये है, वो उनके वहाँ के लीडर का नाम से, इसलिए हूती कहते हैं उसको। मगर इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा हाथ है वो ईरान का है। इन सब के पीछे ईरान सारे ईरान है। और आपको अभी हम लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह की समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए, लेबनान एक सबसे प्रोग्रेसिव, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे प्रोग्रेसिव देश था, क्रिश्चियन देश था ये, और 85 से केवल 15 साल लगे इसको। 56% क्रिश्चियनिटी थी वहाँ, एक क्रिश्चियन देश था, जहाँ बेरूत को ये माना जाता, पेरिस माना जाता था, बेरूत जिसके आज आप देख रहे हैं जहाँ। और इसकी जो चेंज हुई उसमें ईरान भी उसका साथ था, क्योंकि वहाँ सियाई
मुस्लिम्स कुछ ज़्यादा थे, 46% थे, 56 क्रिश्चियनिटी होती थी 15 साल के अंदर में। और इसलिए भारत को इन चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है। तो 15 साल में पूरी डेमोग्राफिक चेंजेस आ गए, क्रिश्चियन मुल्क से इस्लामी मुल्क बन गया। इस्लामिक, क्योंकि सारे देश जितने भी टर्की शर्की किसी कोई भी रिफ्यूज़ को नहीं लेता था, मगर क्योंकि ये एब्सोल्युटली ओपन देश था लेबनान, उसने रिफ्यूज़ के पूरे डेमोग्राफी को चेंज हो गया। और हिजबुल्लाह जो है, जिस वो कहते हैं उसका दो विंग है, एक आर्मी विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल भी कहते हैं। तो जबकि लेबनान की सरकार, और आज सबसे बड़ी बात जो हो रही है, जो बात नहीं करते हैं क्योंकि लोग, जैसे आपने कहा कि लोग हमें कोट करेंगे, एक लड़ाई इसकी भी है डेमोग्राफिक पैटर्न को चेंज होने की। और खास करके जो अभी चीज़ें हो रही हैं, जो इस फेज में हो रहा है, ये तीसरा बैटल है। ये हम लोग कहते हैं लेबनान की लड़ाई नहीं है ये, दिस इज अ बैटल बिटवीन इजराइल एंड सदर्न लेबनान। इस कॉन्फ्लिक्ट, 3 कॉन्फ्लिक्ट बड़े हुए हैं और आपको पता ही है 85 से लेकर के जब हम देखते हैं तो 91, 15 साल के अंदर में ये चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस हुई थी, हिजबुल्लाह का जन्म हो गया। और इसमें ईरान साथ, यदि आप 2000 में दें, कासिम सुलेमानी का, जनरल कासिम सुलेमानी का नाम, जिसको मार दिया गया, हाँ, इराक के अंदर मारा गया। और उसके बाद जो IRGC है, जिसको हम जिसकी बात करते हैं, जो ईरान का मिलिट्री विंग है, जिसके अंदर में आयतुल्लाह खुमानी, उससे पूरे ईरान को कंट्रोल करते हैं। वहाँ की आर्म फोर्सेस अलग है। IRGC जो वहाँ की जो मेन ये है, वो एब्सोल्युटली कट्टर है। और इस इलाके में पूरे चेंजेस में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है, रेवोल्यूशनरी गार्ड उनका बोला शायद, और रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उनका, वो उनके ईरान के आर्मी से अलग है। अच्छा। ये आयतुल्लाह खुमैनी के अंदर काम करने वाले पर्सनल आर्मी टाइप है वो, पर्सनल खुमैनी साहब, और सारी चीज वो कंट्रोल करते हैं। क्योंकि एक्चुअल जब उनकी बॉर्डर में लड़ाई होगी तो ये नहीं लड़ेगी, ये लड़ती है इन जगहों में। और ये प्रॉक्सीज खड़ा कर रखे हैं। तो हिजबुल्लाह भी इसका प्रॉक्सी है, हमास भी इसका प्रॉक्सी है। हमास को भी खड़ा करने के लिए। और देखिए 7 अक्टूबर के पहले जो प्लानिंग हुई थी, ये यही हुआ था हिजबुल्लाह की, क्योंकि वो कंटिग्यूटी है। और हिजबुल्लाह ऐसे नहीं आया था, जब फ़लस्तीनी लड़ाके वहाँ जाते थे, रिफ्यूजी कैंप है लेबनान में भी 4 या 5 रिफ्यूजी कैंप होते थे, जैसे आपने गाजा के अंदर में रिफ्यूजी कैंप्स हैं। तो उस जमाने में वहाँ से पूरे जो फ़लस्तीन के लड़ाके थे वो इज़राइल के ऊपर में काफ़ी हमला करते थे। और ये 3 बैटल, ये 3rd कॉन्फ्लिक्ट है सबसे बड़ा जो। सर ये तो हिजबुल्लाह तो अपने आप में किसी देश की आर्मी जैसा है ना, जैसे मुझे जो जानकारी दी गई है, इसके 50,000 से ज़्यादा इसकी फोर्सेस हैं, 1 लाख से ज़्यादा, मतलब सुइसाइड एवीज या UAVs हैं इसके पास, मिसाइल्स हैं प्रॉपर जो किसी देश की आर्मी के पास होती हैं, रॉकेट्स हैं, UAVs हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि चूहे हाथी की लड़ाई है, मतलब है उसके पास दमखम। दमखम तो है ही है। बोला जाता था जब लड़ाई, जो 7 अक्टूबर के समय जब आकलन किया गया कि 1 लाख के उसके अंदर फाइटर्स हैं, 1 लाख, नॉट 50,000, 1 लाख फाइटर्स हैं, 1,50,000 उसके पास रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स। तो रॉकेट्स में कत्यूसा रॉकेट है, वेरी प्रिमिटिव है वो। कत्यूसा का जब बात होता था प्रिमिटिव, अभी तो बुरकान एक आ गया है, एक और वो ले आए हैं। और जो इनकी रेंजेस आप मैक्सिमम 120 किलोमीटर्स की है। तो बगल में तो है इनकी इजराइल, लगा हुआ इजराइल। तो देखिए इजराइल का डेप्थ यदि लेंगे ऐसे तो 420 किलोमीटर का ही है डेप्थ, टोटल। मगर जो आगे का इलाका, जो हम नर्दर्न इजराइल की जब बात होती है ना, जहाँ से 50-60 हज़ार लोगों को निकाला है इजरायलियों ने, आपने वहाँ से ले गए, उनको खाली कर दिया है। जो नर्दर्न कमांड है उस इलाके में यदि आप लें, बॉर्डर से लेकर के, उसको लाइन कहते हैं, ब्लू लाइन। क्योंकि जब लड़ाई हुई थी इनके बीच में, खास करके 2000 के बाद जब इजरायली वहाँ से निकल आए थे, वो देखिए वो 2 जगह थे, इजराइल फोर्सेस IDF 2 जगह चली गई थी। वो एक लिथानी रिवर है, 26 किलोमीटर है, जो ब्लू लाइन की बात करते हैं, और एक बेका वैली है। तो यहाँ से वो निकल गया, UN ने इसमें इंटरवीन किया, UNFL वहाँ से आ गए, वहाँ पर तो UN की डिप्लॉयमेंट है, राइट। मगर बात यह है, और ये कहा गया था कि यहाँ पर हिजबुल्लाह को नहीं पनपने दिया जाएगा, मगर समहाउ UN कंप्रोमाइज हो जाती है। आज हमारी एक बटालियन, इंडियन आर्म फोर्सेस की एक बटालियन वाले की भी है उसको, मगर उनको वो पावर नहीं देते ना, UN ऐसा ही मैंडेट है। अब ये सर, अब सवाल ये है, आपके मन में भी आता होगा, इजराइल कितनी जगह जंग लड़ेगा और क्या इतना दमखम उसके पास है कि वो ये जंगें जीत सके? भाई एक देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, शांति है तो है, लेकिन अब इस बार तो इजराइल ने कहा ना कि मैं युद्ध कर रहा हूं तुम्हें और तुम्हारे खात्मे के लिए कर रहा हूं, हमास के भी और हिजबुल्लाह के भी। तो उसको क्यों करना पड़ रहा है? सर मैंने थोड़ा सा देखा
हिजबुल्लाह का चार्टर क्या कहता है? हिजबुल्लाह का 1985 का जो मैनिफेस्टो है वो ये कहता है, आवर स्ट्रगल विल एंड ओनली व्हेन दिस एंटिटी, मतलब इजराइल, इज ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड मतलब जब तक इजराइल खत्म नहीं हो जाएगा दुनिया से, तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। हमास का क्या कहता है चार्टर? द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट, क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमानों और यहूदियों की जंग नहीं होगी और सारे यहूदी नहीं मारे जाएंगे। ये हमास का चार्टर कह रहा है। आई एम नॉट पुटिंग एनी रिलीजियस टेक्स्ट, मैं किसी रिलीजियस टेक्स्ट, ये हमास का चार्टर कह रहा है। तो इसराइल की मजबूरी सी है भाई, जो दो लोग आपके सामने खड़े हैं वो कह रहे हैं कि तेरे खात्मे तक ही हम तुझसे लड़ते रहेंगे, कुछ भी कर ले। तो एक दिन तो इसराइल को भी लड़ना ही पड़ेगा, उसको भी। आज वो भी कह रहा है कि ठीक है, मैं भी क़यामत की जंग लड़ रहा हूं जिस दिन तुम लोग बर्बाद नहीं हो जाओगे। इजराइल तो जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है उस तरह से है। वो इजराइल की एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। लेकिन ये हिजबुल्लाह, हमास और ईरान, ये सब बातें अपनी जगह पे हैं। सर ने जो बात कही, जनरल साहब ने, असली बात वो है डेमोग्राफिक चेंज। लड़ाई असली उस मोर्चे पर है। ये हथियार की, ये टेक्नोलॉजी की, ये सब लड़ाई चलती रहेगी। सवाल ये है कि ये डेमोग्राफी की लड़ाई कौन जीतेगा। डेमोग्राफी की, इजराइल को कौन सी डेमोग्राफी की लड़ाई? नहीं, ये केवल इजराइल का मामला नहीं है ना। आप यूरोप की हालत देखिए, इंग्लैंड की हालत देख लीजिए, फ्रांस की हालत देख लीजिए। यूरोप खत्म हो रहा है। यूरोप बहुत जल्दी ही आपको सुनाई देगा यूरेबिया बन गया। यूरोप से यूरेबिया। हाँ, जिन देशों ने, दूसरी बात जो जनरल साहब ने कही, जिन देशों ने ये इमिग्रेंट्स को लिया वो उसकी कीमत चुका रहे हैं। कहां से गए इमिग्रेंट्स? मोस्टली मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से। हाँ, तो मुस्लिम है सारे मुस्लिम, और कोई भी मुस्लिम देश उनको नहीं लेता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, इस स्ट्रेटजी को समझिए। तो वो कहते हैं ना कि दूसरों की गलती से सीखिए, क्योंकि आप एक जीवन में इतनी गलतियां कर ही नहीं सकते कि उनसे सीख सकते। सबको सीख लें और सबके तो सबक लेके जिंदा रहें। दूसरों की गलतियों से सीखिए, तो कि जो सीखने को तैयार है वो सरवाइव करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इजराइल एंड हमास। बिल्कुल नहीं, ये पूरी दुनिया में होगा। ये दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का मामला है, ये कैलिफेट का मामला है। बाकी सब बहाने हैं लड़ाई के कि तुम हमारे इलाके में घुस आए, तुमने हमारे 2 सैनिक मार दिए, तुमने हमारे ऊपर बम गिरा दिया। जैसे हिजबुल्लाह ईरानी, मैं आप ही की बात उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बात कर रहा हूँ। हिजबुल्लाह और हमास है, ये फिलिस्तीन की जंग लड़ रहे हैं या इजराइल के दबदबे को के खात्मे की जंग लड़ रहे हैं, या ये कोई इस्लामिक वॉर लड़ रहे हैं? अल्टीमेट गोल तो इस्लामिक वार का है। ओके। लेकिन लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं इजराइल को खत्म करने की। उनको लग रहा है कि इजराइल इस रास्ते की बहुत बड़ी बाधा है। हम इजराइल को अगर खत्म कर देंगे, इजराइल ने कितने जो है अरब देश हैं जिनको न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने दिया। हो जाते नहीं तो हो जाते। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो अटैक किया उन्होंने, उसको खत्म किया। इजराइल भी स्वीकार नहीं करता इजराइल को, मतलब इन द सेंस वो भी कहता है कि खत्म होना चाहिए इजराइल। ईरान क्या, कोई भी अरब कंट्री, मुझे नहीं लगता, सर ज़्यादा बता सकते, कि इजराइल सरवाइव करे। वही कह रहे हैं ना कि वो उनके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका मानना है कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये देश ही नहीं होना चाहिए, देश ही नहीं, ये रेस नहीं होनी चाहिए, यहूदी नहीं होनी चाहिए। तो उनको खत्म करना है। तो इसलिए कोट करता, डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अंटिल मुस्लिम्स फाइट ज्यूज एंड किल देम। द ज्यूज विल हाइड बिहाइंड रॉक्स एंड ट्रीज। पत्थरों और पेड़ों के पीछे यहूदी छिपेंगे। पत्थर और पेड़ आवाज देंगे, मेरे पीछे बैठे हैं यहूदी, इनको खत्म करो। तब तक कयामत का दिन नहीं आएगा। ये बेसिकली कुरानिक रेफरेंस है। तब तक कुछ कयामत का दिन नहीं आएगा, ये मानते हैं वो। उसके लिए यहूदी दुनिया से खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब इजराइल खत्म होना चाहिए। ये यहूदी की बात नहीं है, फिर उससे आगे जाती है नॉन बिलीवर्स। पर उनका नंबर बेसिक बात है जो योगी जी ने असेंबली में कहा कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, इस गलतफहमी में मत रहो। तो ये बोलना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा और इस पर चलना पड़ेगा। आंख बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह आप सोचेंगे कि हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई तूफान का हमारे ऊपर असर नहीं होगा, तो फिर आप एक दिन मारे जाएंगे। उसके लिए तैयार रहिए। 15 साल क्या होता है किसी भी देश के जीवन में, जो इन्होंने बताया। हाँ, 15 साल में डेमोग्राफी बदल गई, तो टिल्ट हो गई। 15 साल में ऐसा तो नहीं है कि वो
46 से 57% हो हाँ, गए। मतलब दे रोज, नंबर्स रोज। इतनी जल्दी राइज नहीं होती है, ये बाहर से लोग ये जब कोई आए, ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। और वो नहीं है कि उन्होंने पैदा कर लिया और वो ये यंग हो गए, लोग बाहर से आए वहाँ और पूरी की पूरी व्यवस्था चेंज कर दी। और यही जो मैं बोल रहे हैं सर, जो बता रहे हैं एग्जैक्टली ये होने वाला है। यदि आप इसको नहीं रोकेंगे, इजराइल बहुत बड़ा सैक्रिफाइस और लड़ाई लड़ रहा है हम आपकी, उसको बोलने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी लेकिन वो अपने दुनिया के अपने हिस्से में लड़ रहा है, हमारे हिस्से में वैसी चुनौतियां थोड़ी हैं। नहीं सर, वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई आपकी है। कैलिफेट की लड़ाई है कहाँ? कैलिफेट की लड़ाई हो सकती है, मतलब खलीफा इस्लामी पूरी दुनिया में इस्लाम राज करे, उसकी लड़ाई हो सकता है, कोई संगठन या कोई देश लड़ता हो। लेकिन भारत नहीं, क्या भारत जो इस्लाम को मानता है वो सब लड़ते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिए। अब ये कि कोई- जनरलाइजेशन है सर। नहीं, जनरलाइज नहीं कर रहे ये। हम उसको टेररिज्म कह देते हैं, मतलब है तो जिहाद की लड़ाई ना। आप किसी चीज के वर्ड में छिप जाइए। लेकिन हम जम्मू टेररिस्ट को भी कश्मीर तो में है फ्रिंज क्या? मानते हैं ना जी, टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहते हैं हम? एक्सट्रीमिस्ट है नहीं, वो मतलब कहना अलग हाँ है। कि इस्लामिक कहने- आइडियोलॉजी में कहने- जिस एक्सट्रीमिस्ट है। दिन आप कह देंगे ये जिहाद है जम्मू एंड कश्मीर में, उस दिन ये खत्म हो जाएगी। आप ये कहते हैं कि जिहाद, जब तक आप देखिए कोई चीज को, जब आप मेरे को स्पेड ना बोलेंगे तब तक मैं छिपा रहूंगा मेरे एक गिलाफ। पूरी दुनिया इसको नहीं मानेगी, अमेरिका मानता है इस चीज को, इसलिए वो करता है, वो जिहाद की लड़ाई लड़ता है। तो आप कह रहे हैं कश्मीर में एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल है। हम कहते हैं वहाँ तो कहते हैं कि टेररिज्म मिलिटेंसी है। मिलिटेंसी, टेररिज्म एंड जिहाद, ये तीन अलग हैं। क्यों हम कहते हैं कि ये वहाँ से चलती है, उन मदरसों से चलती है ये सोच? क्यों ऐसा हुआ और क्यों हुआ? क्यों इंडिया और पाकिस्तान क्यों बांटा गया? क्यों आपका ईस्ट पाकिस्तान आ गया? ये इतिहास में छिपा हुआ है। क्यों ये चीज़ें हुई? यही चीज़ वहाँ हुई। और वहाँ भी 47 में हम आज़ाद हुए और 48 में आज़ाद, जिसको इजराइल को कह लीजिए, फिलिस्तीन बनाया गया। और यूके वहाँ था। उस सबसे बड़ी गलती वो इंडिया में करके गया, अदरवाइज इंडिया आज एक होता जो हम बात वही कहते वहाँ हैं। करके गया। हाँ, वहाँ भी करके गया। असल मुजरिम तो ये है। हाँ, तो आप ब्रिटिश बताइए, एम्पायर। आप बताइए, जॉर्डन रिवर है, ये जॉर्डन रिवर है और उसका मेडिटेरियन सी है। तो ये कहते हैं इस बीच में जो फिलिस्तीनी, वेस्ट बैंक बनाने की क्या जरूरत है? गाजा क्यों बनाने की जरूरत है? क्यों नहीं इवन आप कहीं नॉर्थ इलाका दे देते उसको? आप इस तरह की बात क्यों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाया? अरे ठीक है सर, मैं इसको अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो आप बाकी दोनों मेहमानों ने कहा कि इजराइल आप सबकी जंग लड़ रहा है, या वो सबक है कम से कम उससे सीखो, है कोई पैरेलल इजराइल की जो जंगें चल रही हैं और भारत जिस सिचुएशन में है? जी बिल्कुल है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, अब तो बांग्लादेश में तो अब जमात इस्लामी की गवर्नमेंट आ गई है, तो कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा जब नॉर्थ ईस्ट में आपके यहाँ डिस्टर्बेंसेस शुरू होंगी, जब वहाँ पे भी रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइलें और हैंड ग्रेनेड्स आने शुरू होंगे, तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज। जब तक 1971 में बांग्लादेश नहीं बना था तो नॉर्थ ईस्ट की सारी इंसर्जेंसीज कहाँ से चलती थी? बांग्लादेश से चलती थी, ईस्ट पाकिस्तान से चलती थी। सर आपको बताएंगे। और देखिए, इजराइल इन सारे के सारे जो पूरा मिडिल ईस्ट में जो पूरा तमाशा लगा हुआ है, जो हज़ारों लोग मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार अगर कोई एक है तो वो है अयातुल्लाह खुमैनी। आप इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप हिजबुल्लाह देख लीजिए, चाहे आप हमास देख लीजिए, चाहे आप हुथीस देख लीजिए, चाहे आप जो शब्बीहा हैं सीरिया के अंदर आप उनको देख लीजिए, चाहे इवन आप इराक में मुक्तदा अल सदर जो है आप उसको देख लीजिए, उसके पास भी अपने कुछ हज़ार लाख 1.5 लाख उसके पास अपने भी फाइटर्स हैं और रॉकेट लॉन्चर्स हैं। ये सारे के सारे अभी आएंगे इस प्ले में। आप हमास को आपने निपटाया, उनको वीक किया, फिर आप हिजबुल्लाह को डील कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को करके खाली होंगे मुक्तदा अल सदर आ जाएगा, उससे करके खाली होंगे हुथीज आ जाएंगे, उनसे करके खाली होंगे शब्बिया आ जाएंगे सीरिया के। ये चलने वाली है। हमको ये जनरली जो जानकारियां मिलती थी वो ये था कि भाई वहां भी इस्लाम सबसे कट्टर इस्लाम है और वो खतरा है। आपके यहाँ भी जो भारत में भी वही स्ट्रेन ज्यादा काम करता है। ये तो शिया मुल्क है। देखिए, ये एक हम अपने आप को ना गलतफहमी में रखने के लिए हमको आदत है, ये हमारी मतलब हमारे कहते हैं ना इनहेरेंट पार्ट है। सच्चाई से भागते हैं हम, मुंह छुपाते हैं, हम कहते नहीं ये जिहाद। भाई वो अपने नाम में लिख के आते हैं जैश ए मोहम्मद, वो लश्कर तैयबा अपना नाम रखते हैं, और हम उनको सर्टिफिकेट उनके मुंह पे हाथ रख के कहते नहीं आप जैश ए मोहम्मद नहीं है, नहीं आप लश्कर तैयबा नहीं है, नहीं ये तो उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, इसको मोल्ड किया जा रहा है। जितने भी आपके यहाँ आते हैं इनमें से कौन वहाबी है? कोई देवबंदी है, कोई बरेली ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनका बैकग्राउंड पता करें। जितने भी टेररिस्ट आपके कश्मीर में आते हैं, जो साउथ पंजाब से आते हैं, जो गरीब हैं, चाहे सराइकी बेल्ट से आते हैं। 90s में सर ने वहाँ जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म फेस किया है, जिसमें जो अफगान आते थे, उन अफगानों का इंडिया से क्या लेना देना था? भाई उज़्बेक आते थे गोलियां मारने के लिए आपकी आर्म्ड फोर्सेस को, कश्मीरी पंडितों को, उन उज़्बेक का क्या लेना देना था? या क्या है बेसिक
बेसिक वो क्या थॉट है जो इनको ड्राइव करती है? नॉन बिलीवर्स का, बिकॉज वो एक कुरानिक रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि जब तक नॉन बिलीवर्स पेड़ के पीछे नहीं छुपेंगे, और वो भी उसमें बताया गया है कि कौन से पेड़ के पीछे छुपेंगे, उस पेड़ की वैरायटी मेंशन की गई है कि इसी पेड़ के पीछे, और फिर वो पेड़ बोलेगा कि ओ मुस्लिम तुम इधर आओ, देखो ये मेरे पीछे ये छुपा हुआ है। ठीक है, अब ये उस एक वाक्य एग्जैक्टली कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ एक घटना जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है कि वो ऊपर जाकर चावल के जो स्टोरेज था उसमें छिप गया, आतंकवादी खोजकर जा रहे थे, उसकी पड़ोस में जो महिला रहती थी बुलाया, कहा वहां छिपा है। और ये इस मूवी में दिखाया भी गया, और कश्मीर फाइल्स में, और वो वाकई एक वास्तविक घटना है, वो प्रोपेगेंडा बता दिया गया। अरे नाउ लेट्स कम टू द पार्ट कि इजराइल को इतनी फायर पावर कहां से मिल रही है? इतना सा मुल्क है, पॉपुलेशन क्या होगी इजराइल की? 40, मैं तो नहीं मानता 1 करोड़ से ज्यादा भी होगी, भी चेक कर लेंगे, बट नहीं वो तो जनरल साहब बताएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जंग जो है हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जज्बे से लड़ी जाती। वो है इजराइल के पास, हमारे पास नहीं है वैसा नहीं है। जिस देश के पास होगी वो लड़ पाएगा। जज्बा, सेना की बात नहीं हो रही है, और जब आप कल को आप ये ना सोचिए हम कह रहे हैं सेना के पास जज्बा नहीं है। देखिए देश की बात हो रही है, देश की बात मतलब हमको हमारे देश के कोई खिलाफ कोई बोल की बात नहीं, आपकी हमारे रेस देश में। के खिलाफ कोई बोले तो हमको गुस्सा आना चाहिए। देखिए हमारा झंडा जला दिया जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाल किले पे चढ़ जाते हैं, बता रही मेरी बात की- 94 लाख ओनली, 94 लाख पॉपुलेशन है इजराइल की। एग्जैक्टली। आप 140 करोड़ हो। प्रॉब्लम वहाँ है 100 जो आप 94 लाख का है ना, लेस देन 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़ जो लोग हैं, उनका जो जज्बा है वो नहीं कि सेना जज्बा क्या होता है। 140 करोड़ यदि आपकी जज्बा हो जाए, आपके अंदर जयचंद ना हो, आपके अंदर डीप स्टेट ना हो, तो आप बताइए ये देश कहाँ निकल जाए। प्रॉब्लम उसकी है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इजराइल कैसे लड़ रहा है। इजराइल उसकी सर्वाइवल, यदि इस कमरे में मैं बैठा हूँ, आप 3 चढ़ जाए मेरे ऊपर और मेरे सर्वाइवलिटी है, तो मेरे पास वो जज्बा आएगा ही फाइट करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए तो भारत उस परिस्थिति में है क्या? देखिए इजराइल को थोड़ा सा और समझने की एक चेष्टा मैं 1 सेकंड लेना चाहूँगा। देखिए इजराइल की जो जेरूसलम है, जो हम अल-अक्सा मॉस्क की जब हम बात करते हैं, वो जगह वो धरती, वहाँ से 3 मेजर रिलीजन्स निकले हैं। बिल्कुल ठीक है, जुडाइज़म है, आपका इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है। तो वहाँ पर जो लड़ाई है ना, उसकी मिश्रण है ये, और ये कभी नहीं ख़त्म होगा। ये जो धरती जो है ना, और उसमें केवल आप इजराइल के लोगों का एक जज्बा है, वो उनको मार नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और 2 स्टेट थ्योरी इज़ गुड, बट 2 स्टेट थ्योरी इन दिस वे इज़ नॉट गुड। मैं मानता हूँ फिलिस्तीन बन भी जाएगा तब भी ये चलता रहेगा। नेचुरली आज क्या है कि इजराइल कैसे कर पा रहा है, ईरान कैसे कर पा रहा है, इतना 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, कैसे वो कर पा रहा है, कैसे ग्राउंड एक्शंस हो रहे हैं। केवल ये नहीं कि आप मिसाइल से, रॉकेट से बहुत चीज़ अचीव नहीं कर सकते, कैजुअलिटीज कर सकते हैं। उन्होंने तो अपना देखिए ना, उन्होंने डायरेक्ट पहली बार फायर हुआ, ईरान से डायरेक्ट फायर हुआ, क्यों नहीं फायर कर रहा है अभी तो वो कह रहा था ना, ईरान ने डायरेक्ट फायर किया इजराइल पे। एक बार हुआ ना 13 अप्रैल को, 1 अप्रैल को डमास्कस का ये हुआ था, उन्होंने IRGC कमांडर को मारा, उन्होंने रिटेलिएट करके सोचा कि हम कर लेंगे। क्या हुआ, 90% उनके बेकार गए ना वो चीज़ें। बात यह है कि आज क्यों डरा हुआ, क्यों नहीं रिट्रीब्यूट कर रहा है। वो तो कहा था कि हम इसका मदद ले लेंगे, इजराइल क्यों नहीं पलटवार? हाँ कह रहा था ना कि हमास के लीडर का इसराइल हानिया का हम बदला लेंगे और ऐसा लेंगे। क्यों नहीं, उसके क्यों दम नहीं है? आज तो उनके प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमको ड्रॉ कर रहा है इजराइल। हाँ, इजराइल इज ड्रॉइंग, अमेरिका इज ड्रॉइंग ईरान टू कम। और आपको ये बता दूं, ये 97 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं मेरे ख्याल अयतुल्लाह खुमैनी साहब, वो आजकल के अब तब की हालत में है, मेहमान है वो। उनका जो रईसी साहब मारे गए, वो उनके नेक्सस थे, वो भी ऐसे ही उसको बोला जाता तेहरान का बुशर, जो उसने ऐसे लोगों को, वो खत्म हो गई। ईरान भी बदलना पड़ रहा है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। कट्टरवाद से दूर हो। अरे साहब 1975 के पहले सेम लेबनान की कहानी थी, सबसे अच्छा मुल्क यदि कोई था तो ईरान, एब्सोल्युटली। वो तो साफ ईरान के बाद जो जिस तरह से हुआ है, आप इस बात का जवाब नहीं दिया, आपने खुद ही सवाल उठाया। एक भी पारसी है क्या ईरान में? हाँ, ईरान को तो हम पर्शिया कहते हैं ना, फारस से आए। नहीं, बट ईरान क्यों नहीं डायरेक्टली पड़ रहा है इसमें? उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इजराइल मारेगा।
इजराइल मारेगा, उसको देखिए, मालूम है कि उसके आप- इजराइल के पीछे आप- अमेरिका भी खड़ा है, यूरोप भी आप खड़ा है। आज का पेपर में है कि जो उनके रईसी साहब मारे गए थे उनका भी पेजर फटा था उनके, जो कि उन्होंने कह दिया कि नहीं वेदर खराब था अजरबैजान। पेजर पहले से चल रहा है। हाँ, और ये पेजर का कहानी जो है इसका, ये जो साइबर वॉरफेयर का इन्होंने 2022 में किया था ये, और 24 में किया। ऐसे ऐसे उनके पास चीज़ें हैं, और आप देखिएगा, आप ये कहना है, देखिए वेस्टर्न मीडिया भी इन चीज़ों को थवा इधर उधर करके बातें करता है। अभी आप नदर्न इसराइल में जो हिजबुल्ला के साथ केवल 25 सोल्जर मरे हैं इसराइल के, और उन्होंने आज ही 500 मार दिए। लोग मर गए। हाँ, उनके सारे टॉप कमांडर्स मार दिए। तो ये जो है ये सीखने, हम, मैं आप लोगों के लिए नहीं, हम मिलिट्री लोग हैं, हम मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, हमें सीखने की ज़रूरत है इन चीज़ों से। तो क्या है इसराइल के पास ऐसा खास? इसराइल के पास जज्बा है, उनको पता है कि उनका कोई दोस्त नहीं है वहां पे, और उनको शत्रुबोध है। हमारे साथ कमी यह है कि हमें शत्रुबोध नहीं है। हम नया टर्म दिया आपने, शत्रुबोध। भाई हमको अगर शत्रुबोध शत्रु होता, का क्या? भाई हम तो मानते ही Know your नहीं। enemy? 90% ऑफ आवर एनिमीज, बहुत अच्छी बात कह रहे हम उनको शत्रु मानते ही नहीं। Know your enemy हम is तो ये very मानते हैं, important. हम तो चाइना को ही नहीं मानना चाहते हैं। हम Complete, आप तो continue। हिंदू कहते हैं ना कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, हाँ। नेहरू जी ने कहा कि हम तो भाई भाई हैं। वो हम शायद कंटेन करने के लिए करते हैं भाई कि तू भी शांत रह, ये भी इसको भड़काओ मत। अब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी की बात करते हैं। हाँ, सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं, सच्चाई से छिपने की कोशिश करते हैं। ये जो बीच में चला, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, क्या था ये? गुड तालिबान बैड तालिबान। गुड तालिबान बैड तालिबान, ये क्या होता है? आप बताइए मुझे। गुड तालिबान सर वो होता है जो आपकी मजबूरी होती है, जिससे आपको डील करना है। अब अफगानिस्तान में वो है तो आपको अपनी एम्बेसी भी वो चलानी है। गुड तालिबान आपके लिए कभी नहीं हो सकता, तो आप गुड कैसे बात टेररिस्ट करेंगे कभी उससे? नहीं हो सकता। बात तो करेंगे ना उससे। हाँ, बात करेंगे, वो एक दूसरी चीज है, लेकिन आप उसको मानने लगे, ये गलत बात है। आप उसकी लेजिटिमेसी को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये लेजिटिमेट है। आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग ठीक हैं क्योंकि ये हमारी बात अभी मान रहे हैं, वो अभी मान रहे, कल नहीं मानेंगे। गिव मी एग्जांपल्स। जो आपने कहा शुतुरमुर्ग सिंड्रोम है या शत्रुबोध हमें नहीं है, कहाँ भारत का एग्जांपल दीजिए हमें, हम लोग कहाँ? अब आप देखिए, जब 26/11 का हमला हुआ मुंबई में, तो आपके यहाँ के जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार लोग थे, वो पाकिस्तान के मरी हिल स्टेशन पे बैठे थे, जहां नेटवर्क नहीं था मोबाइल का। यहाँ पे 26/11 आपके ताज में हमला हो रहा था, या इंडियन सिक्योरिटी के लोग वहां बैठे थे? वहां बैठे थे, वहां गए थे, सही बात, मीटिंग के लिए गए हुए थे। मीटिंग था। ठीक है, टॉप लोग आपके, और उस वक्त उसने हमला कर दिया 26/11। और 26/11 का हमला चल रहा था, उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। हमारे कभी सुना नहीं मैंने भाई। नहीं भाई, सही बात मान रहे हैं। जितने भी हमारे फॉरेन के ये थे मिनिस्ट्री के, देवर इन मरी, दैट्स व्हाई इतना देर हुआ उनको आकर हमारे के कोई डिसीजन समझ- लेने वाला नहीं था। नहीं था, सही बात की बात बताइए आप। हाँ। अरे भाई, IC-814 देख लिया हमने। ये 26/11 जब हुआ, कितने घंटे लगे NSG को भेजने में बम्बई? बिल्कुल। ऐसे आप लड़ेंगे नहीं, वो terrorism तो आपकी से? कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है। नहीं, हर तरह की प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं वहां करने गए अरे क्या थे, कोई भी क्या हासिल जहाज- करने गए थे उस मीटिंग में? हमले से पहले अगर वो गए थे मीटिंग में, अगर उनको शत्रुबोध होता, उनको पता होता कि ये कौन लोग हैं, तो वो नहीं जाते वहां पे। पाकिस्तान से बिल्कुल डेड एंड, कोई बात ही नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है। आप मुझे बताइए, क्या इजराइल जो है हमास के साथ टेबल पे बैठ के बात करता है? अल्टीमेटली करनी पड़ेगी ना। नहीं करनी पड़ेगी। अगर करनी होती तो वो कर चुके होते अब तक। उनको नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने 40,000 हमास के लोग मार दिए, लेकिन अभी तक बात नहीं की है। 41,000 इज टोटल कैजुअलिटी ऑफ हमास। ठीक है, हिजबुल्लाह के अगर 1.5 लाख फाइटर है उनके लोग पास, ये भी कहते हैं ना, यू आर फाइटिंग अ वॉर व्हिच हैज नो एंड। ठीक है, नहीं, देखिए वो खत्म नहीं होने वाला, हमास खत्म हो जाएगा क्या? लेकिन विड्रॉ वो करेंगे या विड्रॉ आप करेंगे, शांति की अपील वो करेंगे आप करेंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये गेम आपके हाथ में। तो इंडिया हैज टू डू दिस विद पाकिस्तान। विद डेफिनेटली। आप बताइए ना, आपने जब बालाकोट किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे पटियाला हाउस कोर्ट में जवेरी बाजार में बम फटने बंद हो गए ना? फटते थे ना, हर महीने हर 2 महीने पे कहीं ना कहीं बम फटता था। अब क्यों नहीं फट रहा 10 साल? दिनकर जी की एक कविता है, उसकी कुछ लाइनें हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, हाँ। उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो आप तय कर लीजिए, आपके पास गरल है कि नहीं। आपके पास गरल नहीं है, आपके मुंह में दांत नहीं है, और आप कहते हैं कि चलो क्षमा किया तुम्हें। ये डरपोक लोग करते हैं, कायर लोग करते क्षमा तुम बहुत आसानी से करते हैं। हैं। तब क्षमा तो हमने अपने देश 26/11 के बाद हम पाकिस्तान से बात कर रहे थे। प्रदीप जी, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले को वोट के लिए क्षमा हाँ। जो है उसकी हाँ। पत्नी करती है। खैर आज प्रोग्राम पे आज समय इतना ही था सर, लेकिन बहुत फूड फॉर थॉट मिला है बात करने के लिए, कुछ नई चीज़ें सोचने के लिए मिली हैं। शत्रुबोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सर ने जैसा कहा शुरुआत होना में, चाहिए मित्रबोध भी है, मित्रबोध होना चाहिए, होना चाहिए। No हमारा enemy. दुश्मन कौन है, एंड दोस्त सर कौन ने कहा कॉल स्पीड स्पीड।
सच जो जैसा है वैसा ही बोलो उसको, आंखें मत चुराओ, कम से कम बोलने में तो नहीं चुराओ, करने की बात तो बाद में, पहले बोलने में, स्वीकार करने में।